नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज। राजकाज में आज बात करेंगे सियासी पार्टियों की चुनावी यात्राओं की। मुद्दा यही कि आम चुनाव नज़दीक हैं और अलग अलग पार्टियां, या यूं कह लें कि सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ता पाने और सत्ता में बने रहने के लिए अभी से जी जान से जुट गई है। सियासी समीकरणों के बीच पार्टियां यात्राओं पर फोकस ज़्यादा कर रही हैं। जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से चर्चा में है, तो वहीं लोकसभा से पहले राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी यात्राएं शुरू करने का ऐलान कर दिया। वहीं राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन ने भी कई यात्राएं प्रायोजित की हैं। कुल मिलाकर यात्राओं के सहारे वोटरों को लुभाने और जन जागरूकता लाने के लिए यात्राओं का सहारा लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 5 अलग अलग इलाकों से 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है, तो वहीं राजस्थान में चारों दिशाओं से 4 परिवर्तन यात्राएं निकालने का प्लान बीजेपी ने बनाया है। बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में कुल 9 यात्राओं को लेकर ये जानकारी दे दी थी कि कब कहां से यात्रा शुरू होगी और कौन किस यात्रा को हरी झंडी दिखाएगा। इससे पहले बीजेपी की कई यात्राएं निकल चुकी हैं, तो वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे हैं। आखिर इन यात्राओं को निकाल कर सियासी पार्टियां 2024 के आम चुनाव की वैतरणी पार करना चाह रहे हैं। सवाल ये भी कि इन यात्राओं का लाभ किन पार्टियों को कितना मिलेगा, ये भी काफ़ी अहमियत रखता है। मध्य प्रदेश में बिंद, महाकौशल, मालवा के इंदौर और उज्जैन डिवीजन के साथ ही ग्वालियर, चंबल में भी बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का प्लान बनाया है। ये यात्राएं कुल 10,643 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और बीजेपी का प्लान इनके जरिए 230 में से 210 विधानसभाएं सीटें कवर करने का है। इस दौरान कुल 678 छोटी और 211 बड़ी रैलियों के आयोजन का भी कार्यक्रम रखा गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की पहली जन आशीर्वाद यात्रा को गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सितंबर को चित्रकूट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उसी दिन यानी 3 सितंबर को ही खंडवा से एक और जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाई थी। 4 सितंबर को नीमच से शुरू होने वाली यात्रा को भी राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही 5 सितंबर को मंडला और 6 सितंबर को श्योपुर से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई थी। श्योपुर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। इस बार बीजेपी की सरकार नारे के साथ निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। वो हर दिन अलग अलग यात्राओं में शामिल रहेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक ये पांचों यात्राएं 21 से 24 सितंबर के बीच राजधानी भोपाल पहुंचेंगी, जिसके बाद 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। राजस्थान में बीजेपी 2 सितंबर से परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है। ये संयोग है कि राजस्थान में बीजेपी 2 ही बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है और दोनों ही बार पार्टी ने राजनीतिक यात्राएं निकाली थी। 4 परिवर्तन यात्राओं की शुरुआत के लिए राज्य के अलग अलग छोर पर स्थित 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों का चयन बीजेपी ने किया है। परिवर्तन यात्रा प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों से निकलेगी। इस यात्रा के दौरान आदिवासी, दलित, किसान, युवा और महिलाओं के लिए चौपाल भी आयोजित की जाएगी। राजस्थान में बीजेपी की पहली परिवर्तन यात्रा सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर से शुरू हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही जयपुर और भरतपुर रीजन की 47 सीटें ये रास्ता कवर करेगी। 18 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा करीब 1,847 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दूसरी यात्रा को 3 सितंबर को डूंगरपुर के वेणेश्वर धाम मंदिर से अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये यात्रा 19 दिन में 2,433 किलोमीटर की दूरी और 52 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। तीसरी परिवर्तन यात्रा 4 सितंबर को जैसलमेर के रामदेवरा से रवाना हुई, जो पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। ये यात्रा 18 दिन में 2,574 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और जैसलमेर, जोधपुर, पोखरण, मेड़ता, देगाना, शेरगढ़, विलारा, अजमेर, पुष्कर, नागौर की 51 विधानसभा सीटें कवर करेगी। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस इलाके में बीजेपी की नज़र मेघवाल, जाट, कुमावत, माली जैसे वोट बैंक पर है। और चौथी परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हनुमानगढ़ के गोगा मेडी गांव से रवाना किया। 18 दिन और 2,128 किलोमीटर की यात्रा बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और अलवर जिलों के 50 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी।
बीजेपी की कोशिश परिवर्तन यात्रा के जरिए 2003 और 2013 विधानसभा चुनाव का करिश्मा 2023 में दोहराने की है। बीजेपी की रणनीति जन आशीर्वाद और परिवर्तन यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश और राजस्थान की सियासत साधने की है। बीजेपी की रणनीति इन यात्राओं के जरिए गांव, गरीब, किसान के बीच पहुंचकर अपनी सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की योजनाएं और विपक्षी पार्टियों की सरकार की विफलता गिनाने की है। अगर बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा की, तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस और राहुल गांधी को क्या हासिल हुआ, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का सियासी शंखनाद कर दिया है? ये गंभीर बात है और सोचने वाली भी। वहीं बीजेपी भी मैदान में उतर गई है। सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी को इस यात्रा से एक नया राजनीतिक जन्म मिला है? क्या कांग्रेस एक बार फिर जमीन पर जनता से जुड़ गई है? इन सभी सवालों का जवाब मिल सकता है अगर भारत जोड़ो यात्रा को डिकोड किया जाए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई थी। 3570 किलोमीटर की यात्रा तय कर पार्टी ने सिर्फ अलग अलग राज्य नहीं टापे, बल्कि ये भी साबित करने की कोशिश की कि जमीन पर कांग्रेस की उपस्थिति अभी भी बरकरार है। 2024 के लोकसभा चुनाव भले ही अगले साल है, लेकिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तपिश गर्म है। उसे देखते हुए कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए एक सियासी शंखनाद बजा दिया। ऐसे में सवाल ये कि इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को हासिल क्या हुआ? सवाल ये कि क्या राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए एक नई सियासी पारी शुरू की है? क्या विपक्षी खेमे में एक बार फिर कांग्रेस की भूमिका निर्णायक बन गई है? इन सभी सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस के लिए सब कुछ बदल दिया था। उस चुनाव में एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी की अगुवाई में पहली बार अपने दम पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया था। इसके बाद से कांग्रेस की स्थिति और ज़्यादा कमज़ोर होती गई। कई राज्यों में उसने अपनी सरकारें गंवाई। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। अब 2024 के चुनाव सिर पर हैं, तो पार्टी संगठन को मजबूती देने, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की ब्रांडिंग करने की तैयारी की गई है। इसी प्रयास में पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। पिछले साल कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था। पार्टी की रणनीति, ताकत, कमजोरी, हर मुद्दे पर बैठक में चर्चा की गई थी। शिविर के अंतिम दिन तब की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए ये निकाली जाएगी। उस समय सोनिया ने अपील की थी कि जवान बूढ़े सब उस यात्रा में हिस्सा लें और भारत को जोड़ने का काम करें। यात्रा को लेकर सोनिया गांधी के ऐलान के बाद कई महीनों तक पार्टी ने इस यात्रा का प्रचार किया, पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की और फिर 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज और जम्मू कश्मीर तक का सफर तय किया। कांग्रेस दावा करती है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह सफल रही। राहुल गांधी की अगुवाई में जिन उद्देश्यों के साथ इसे निकाला गया था, पार्टी ने उन्हें पूरा किया। अब ये तो कांग्रेस के विचार हैं, उसकी राय है, लेकिन जब राजनीतिक जानकारों से बात की गई तो उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा की पूरी समीक्षा कर डाली। क्या हासिल हुआ ये बताया, क्या चुनौतियां रहीं उन पर रोशनी डाली और आगे कैसा रोड मैप रह सकता है इस पर भी जानकारी दी। कांग्रेस और राहुल के लिए भारत जोड़ो यात्रा ने यह जरूर कर दिया है कि उनकी राजनीतिक सक्रियता अब बढ़ गई है, एक तरह की मास अपील बनी है। कांग्रेस ने कुल 3 मुद्दों को लेकर इस यात्रा को शुरू किया था। एक तो रहा देश में कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा ताकत का होना, दूसरा मुद्दा रहा देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और तीसरा मुद्दा रहा इंडिया बनाम भारत की जंग, जहां पर गैप सिर्फ बढ़ता जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा ने सुर्खियां तो लगातार बटोरी। भारत जोड़ो यात्रा का संज्ञान सभी ने लिया। राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि आपका विरोधी ही आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से बीजेपी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की अहमियत को बढ़ावा मिला। वहीं यात्रा के दौरान जिस तरह सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले, जगह जगह राहुल की रैलियां हुई, आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उन्होंने उठाया, देश की जनता ने ये सब नोटिस किया है। कांग्रेस ने खुद अपने आईटी सेल के जरिए जिस प्रकार का प्रचार करवाया, उस वजह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा अलग स्तर की रही। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रचार से चुनाव नहीं जीते जाते। यात्रा के उस पहलू के बारे में अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि तो बदली है। विरोधियों द्वारा जो उनकी पप्पू वाली छवि तैयार कर दी गई थी वो टूटी है। लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए लगता है कि कांग्रेस
2024 से ज़्यादा 2029 की तैयारी कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। साउथ में शायद पार्टी को फायदा भी ज़्यादा पहुंचे, लेकिन वो उतना जन समर्थन वर्तमान में नहीं ला पाएगी जिससे सरकार बन सके, ऐसा जानकारों का मानना है। पहले ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि राहुल गांधी एक सीरियस नेता नहीं है, वो विदेश चले जाते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखा गया कि उन्होंने इसे पूरी तरह एंजॉय किया। वो एक बार भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। गुजरात चुनाव आए, हिमाचल में चुनाव हुए, राजस्थान में सियासी उथल पुथल हुआ, लेकिन राहुल का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ यात्रा पर रहा। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के अंदर एक अलग जान जरूर फूंकी है, लेकिन पार्टी के सामने असल चुनौती इस मोमेंटस को बनाए रखने की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद दूसरे चरण की यात्रा के लिए गुजरात कांग्रेस ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत के लिए उत्साह प्रकट किया था। पार्टी की प्रदेश इकाई ने इस संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राज्य से यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है। गुजरात के महत्व पर जोर देते हुए गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता अमित चावड़ा ने कहा था कि हमने राहुल गांधी को गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने का निमंत्रण दिया है, जो महात्मा गांधी और सरदार भगत पटेल की भूमि है। गुजरात से यात्रा शुरू करने का अपना एक अलग महत्व है। चावड़ा का यह बयान ऐसे वक्त पर आया था जब लगातार ये अटकलें चल रही थी कि राहुल गांधी गुजरात से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यात्रा के गांधी जयंती पर शुरू होने के भी आसार हैं। पहले चरण में गुजरात को जगह नहीं मिली थी, तब चुनावों के बीच में प्रदेश इकाई से काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे कि गुजरात को यात्रा में क्यों जगह नहीं मिली। गुजरात कांग्रेस अब दूसरे चरण को लेकर उत्साहित है और चाहती है कि राज्य से यात्रा की शुरुआत की जाए। राज्य की आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान इन क्षेत्रों में आप द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं आए थे और सिर्फ 17 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण से अपने पारंपरिक वोट बैंक से दोबारा जोड़ने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण एक राजनीतिक पदयात्रा से कहीं अधिक है। भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुआ था, जो 130 दिनों के बाद कश्मीर में समाप्त हुआ। इसमें 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। नदी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है, उसके खिलाफ खड़े होने का है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। नदी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और इस नदी में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। सिर्फ प्यार और भाईचारा दिखेगा, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। देश की जैसी राजनीति रही है, यहाँ पर ज़्यादातर चुनावी नतीजों के बाद गठबंधन बनते हैं। यूपीए का गठन भी चुनाव के बाद ही हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी को हराया गया। उसके बाद कई पार्टियां साथ आईं और यूपीए का स्वरूप तैयार हुआ था। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और फिर जब 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तब भी कई अलग अलग विचार वाले दल साथ आए थे। सरकार किसी की भी हो, विकल्प तैयार रहते हैं। ये देश बहुत बड़ा है, राज्य दर राज्य यहाँ बोलियाँ भी बदलती हैं और राजनीति भी। पहले इंदिरा बनाम कौन की बहस चलती थी, एक समय बीजेपी बनाम कौन की बहस, और अब मोदी बनाम कौन की बहस चल रही है। लेकिन सभी के विकल्प बने भी हैं और जनता ने उन पर भरोसा भी जताया है। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों,
मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भारत भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं। भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। ये तो ये राष्ट्र है जहां हजारों बहनों ने जौहर कर कर अपने आप को सम्मान के लिए और देश के लिए जिंदा आग में झोंक दिया, अग्नि कुंड में झोंक दिया। और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। और यह मिशन 2024 की तैयारी में लगे नीतीश कुमार ने भी 5 जनवरी से समाधान यात्रा निकाली थी। सीएम नीतीश की ये यात्रा 18 जिलों से होकर गुजरी थी, जिसमें 18 सालों में किए गए कामकाज का फीडबैक लिया गया था। नीतीश की इस यात्रा को जेडीयू में जान फूंकने के तौर पर भी देखा गया था। यात्रा के जरिए नीतीश पहले भी ऐसा कर चुके हैं। फरवरी 2005 के चुनाव में बहुमत नहीं होने की वजह से राबड़ी देवी की सत्ता पलटने में नीतीश जब नाकामयाब हो गए थे, उस वक्त उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी। ये यात्रा सुपरहिट रही और अक्टूबर 2005 में नीतीश मुख्यमंत्री रहे। यात्रा के जरिए सियासी जमीन मजबूत करने की नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी काफ़ी पुरानी है। नीतीश पिछले 18 सालों में 13 यात्राएं निकाल चुके हैं। हालांकि 11 यात्राओं का धरातल पर कोई विशेष असर नहीं हुआ। अक्टूबर 2005 के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू काफ़ी कमज़ोर हो गई है। 2005 के चुनाव में जेडीयू को 88 सीटें मिली थी, जबकि उसका वोट परसेंट 20.46% था। वर्तमान में बिहार विधानसभा में जेडीयू के सिर्फ 44 विधायक हैं। वोट परसेंट भी 15% के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में जेडीयू को फिर से मजबूत करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। अगर हरियाणा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रही है, क्योंकि अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों होने वाले हैं। ये यात्राएं सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएंगी। पार्टी नेतृत्व ने सभी मोर्चों को इन यात्राओं के आयोजन की जिम्मेदारी दे दी है। इसके लिए पार्टी की ओर से शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा को 22 यात्राएं आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और पार्टी प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव की ओर से महिला मोर्चा को भी जिम्मेदारी में शामिल किया गया है। महिला मोर्चा प्रदेश में 14 तिरंगा यात्राएं निकालेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि इन यात्राओं में प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ साथ मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। तो देखा आपने, बीजेपी और कांग्रेस 2024 के लिए अभी से जुटे हुए हैं और सबसे अहम बात यह है कि 2024 को फतेह करने के लिए यात्राओं पर फोकस किया जा रहा है। अब देखना यह है कि ये यात्राएं किस पार्टी की वैतरणी 2024 में पार कराने में सहायक होंगी। खास पेशकश राजकाज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।